ईद की जो छुट्टियाँ गुजरी उसमें कई कौमी सतह पर बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़े बड़े वाक़यात हुए। बैनुल-अक़वामी सतह पर तो ईरान ने जो हमला किया इसराइल के ऊपर, जिसको ऑब्वियसली उन्होंने नाकाम भी बना दिया, उन्होंने जॉर्डन में इसको नाकाम बना दिया। उनके पास जो डिफेंस सिस्टम है उस पर अरबों रुपया लग गया, उनका अरबों डॉलर लग गए, लेकिन उसको नाकाम बना दिया गया। इससे पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ऑयल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन ज़रा पहले पाकिस्तान के मामलात पे बात शुरू कर दें। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में दो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलने जा रही हैं। एक हुकूमत मुखालिफ, प्योर हुकूमत मुखालिफ तहरीक है जो तहरीक इंसाफ चलाने लगी है, और दूसरी जो है वो उसका क्या नाम दिया जाए मुझे नहीं पता, वो नवाज शरीफ साहब से मंसूब की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के अंदर पार्टी बन रहे हैं, और वो उसके अंदर जो है वो पार्टी सदारत भी वापस लेंगे, और 6 जजों का जो मामले के अंदर जो ख़त लिखा गया था उसमें पार्टी बनकर कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ेंगे और मुस्लिम लीग को मुतहरिक करेंगे। वो मुतहरिक किसके खिलाफ करेंगे, हुकूमत के खिलाफ करेंगे, किसी और के खिलाफ करेंगे, इस पर भी डिस्कशन करेंगे आज ज़रूर। एक जो सबसे बड़ा वाक़या हुआ पिछले 3-4 दिनों में छुट्टियों के दौरान, वो था बहावल नगर का, जहाँ पर ये परसेप्शन उभरा कि जो वाक़या इस तरह कुछ हुआ कि पुलिस के जो एहलकार थे वो बग़ैर वारंट के एक शख्स के घर घुस गए, और वहाँ जाकर उन्होंने जिस तरह रवायती मारपीट करती है पुलिस जो है वो उन्होंने की। वो बदकिस्मती पंजाब पुलिस की कि वो जो घर था वो किसी आम पाकिस्तानी के नहीं था, मेरे या आपके जैसे। वो एक फ़ौज पाकिस्तान के कांस्टेबल थे जो सर्विंग कांस्टेबल थे, तो ऑब्वियसली उनकी तरफ से रिएक्शन आया, और फिर हमने पुलिस वालों को जो है आगे पीछे भागते हुए भी देखा, और ये मामला अब GIT के पास चला गया। इसमें GIT फैसला करेगी कि किसका कसूर है, किसका कसूर नहीं है। पंजाब पुलिस जो है उसने 74 साल से, पंजाब पुलिस क्या, पाकिस्तान की पुलिस की बात कर रहा हूँ, बदमाशी का एक बाज़ार गर्म किया हुआ है। एक वो हर लेवल में बदमाशी है, मतलब जिस काम के लिए पुलिस को मैं और आप तनख्वाह देते हैं वो ये कि इन्होंने सर झुका के ताबेदारी और सर्विस देनी है। कानून तोड़ने वाले को रियायत नहीं बरतनी इन्होंने, ख्वाह वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो या एक आम रेडी फरोश हो, वो कोई भी हो। पाकिस्तान की पुलिस हर गवर्नमेंट हर दौर के अंदर इस क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरी। मॉरली, अगर आप कहते हैं ना मॉरली बैंकरप्ट का लफ्ज़ यूज़ किया जाए, तो वो पाकिस्तान की पुलिस है। कोई रिस्पेक्ट नहीं है लोगों के दिलों में उसके लिए, और उल्टा ये है कि ये एक ऐसी पुलिस है जो हर वक्त हुकूमत के ओछे हथकंडों को पूरा करती है। ये सियासी ओछे हथकंडों को भी पूरा करती है, अपने पर्सनल मैंडेटा भी निकालती है। परसेप्शन ये है कि जहाँ पे डाके पड़ रहे हों तो वहाँ पे पता होता है कि पुलिस को साथ में लाया हुआ डाकुओं ने, तो वो पुलिस वहाँ गश्ती नहीं करती। वह सर्व ये परसेप्शन है पाकिस्तान की पुलिस की, रिश्वत में सबसे टॉप पे है। मैं ये नहीं कह रहा सारे पुलिस अफसरान ऐसे हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन इमेज जो इस पुलिस फोर्स का है एट लार्ज वो यही है। थानों के अंदर FIR जायज़ कटवाने के लिए सिफारिशें करनी पड़ती हैं, पैसा चलाना पड़ता है, मुजरिम रिहा हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की जो पुलिस है और बहावल नगर की, इनको पहली दफ़ा पड़ा है फेंटा, तो पाकिस्तान के आम आवाम की कोई आंख अशक बार नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने, पुलिस वालों ने इतना मारा इस अवाम को, और बेकसूर मारा है। क्रिमिनल्स के आगे इनकी टांगें कांपती हैं, वहाँ से ये गैर राह फरार इख्तियार करते हैं, और जो आम मासूम अवाम है, ऑब्वियसली जिनके पास ना कोई हथियार है इनको चैलेंज करने के लिए पुलिस वालों को, ना कोई फोर्स है, उनको ये इतना मारते हैं। और ये इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या इनकी ट्रेनिंग हुई है, और इसके पैसे हम देते हैं इनको। तो फेंटा इनको अगर ठीक ठाक पड़ा है तो पाकिस्तान की अवाम का सेंटीमेंट इनके साथ नहीं है एट लार्ज, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है। लेकिन कमाल ये है कि सोशल मीडिया के बड़े ट्रेंड चलाए गए वो ऐसे थे कि जैसे कि पंजाब पुलिस के लिए ऐसा दर्द दिल खुल के सामने आया, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। मुझे पता है सोशल मीडिया पे हुक्मरानी तहरीक इंसाफ की, अगर यहाँ पे PMLN भी होती उन्होंने भी यही गेम खेलनी थी। मामला GIT के पास है, और GIT फैसला करेगी किसका कसूर है, किसका कसूर नहीं है। पुलिस का मोराल डाउन हुआ या डाउन नहीं है, या पुलिस का मोराल पहले ही डाउन है। जो पुलिस अपनी बैकबोन और अपने बलबूते के ऊपर चल ही ना सकती हो, कायम ही ना हो, जहाँ पॉलिटिकल, जहाँ पे IG जो होता है वो वज़ीर आला के आगे यूँ सर झुका के ताबेदार खड़ा होता है, हालांकि उसको वो वज़ीर आला पंजाब का जो है, या वज़ीर आला सिंध का, या वज़ीर आला बलोचिस्तान या KP का पर्सनल मुलाजिम नहीं है। वो अगर किसी का मुलाजिम है तो पाकिस्तान की आवाम का मुलाजिम है, और उन मुलाजिम यानी जिनका वो मुलाजिम है उनके आगे उसकी बदमाशी देखने वाली होती है। तो जो फेंटा पड़ा है, बहुत से लोग बड़े खुश हैं इस बात से कि इनके साथ बिल्कुल ठीक हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हमने सोशल मीडिया पे देखा कि पुलिस वाले जो है वो अब पेटियां उतार उतार के फेंक रहे हैं, कुछ एक दो, सारे नहीं, कोई जला रहा है वर्दियों को, कोई किसी की आंखों में आंसू है कि हमारे साथ पता नहीं किसी ने क्या कर दिया। तो पुलिस वालों, मेरे भाइयों,
जिस वक्त आम आवाम को फेंटा मारते हो उनके आंसू तुम्हें नजर नहीं आए? जिस वक्त तुम कानून की को तहतेक करते हो, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां बिखेर देते हो, उस वक्त तुम्हारे साथ क्या होता है? और अगर आप इतने सच्चे थे तो जो वीडियोस में देख रहा हूं, ना आपको भागने की जरूरत थी, ना थाने छोड़ने की जरूरत थी, ना हथियार फेंकने की जरूरत थी। आपको तो वही सस्पेंड कर देना चाहिए जो इस तरह भागा है। या तो आप झूठे हैं, या आप बुज़दिल हैं, या आपकी ट्रेनिंग ही सही नहीं हुई हुई, या आप में मॉरल कैपेसिटी नहीं है अपने अपने राइट के लिए खड़े होने की। तो बहरहाल हर सूरत के अंदर आपका कंडक्ट काबिल फ़ख्र नहीं है। अहमद अवैस साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ये हमें ज्वाइन करेंगे। अवैस साहब, आप अगर कुछ कहना चाहें इसके ऊपर, सबसे पहले तो आपसे शुरू कर लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहूँगा कामरान साहब के ईद की मुबारकबाद के साथ सर आपको भी कि आज आपने जो आज इसकी ब्रीफिंग की है, आज के एक्सटेंड एंड लिमिट्स आज की डिस्कशन की, नहायत मौजू और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपने बहुत अच्छा बयान किया सर। मैं आई अप्रिशिएट इट सर, थैंक यू। दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी जो आपने जिक्र किया कि ये GIT बन गई है, ये बात GIT का नहीं है। ठीक है। देखिए बात ये है ना, ये आप भी महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, हर पाकिस्तानी महसूस कर रहा है। शायद जो लॉ नोइंग हैं वो ज़्यादा महसूस करते होंगे कि कहाँ आइन जो है वो बाला ताक रखा गया है, कहाँ रूल ऑफ लॉ को इन्फ्रिंज हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर कि देखिए, पुलिस, ये बिल्कुल आपने राइटली यू हैव डिस्क्राइब इट कि पुलिस जो है उसकी ज़्यादतियाँ जो हैं कॉमन मैन के साथ, और पिछले 1-2 साल से तो इंतहा हद तक बढ़ चुकी हैं। ये तो और मर्दों की बात छोड़िए, औरतों के साथ बग़ैर वारंट के घरों के अंदर जाते हैं और औरतों को बालों से पकड़ के खींचते रहे हैं। ये उसकी वीडियोस मौजूद हैं, बहुत बेतहाशा। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस का ये एक्शन जो है, इसका अलग उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद जो फ़ौजियों ने पुलिस को मारा है, देखिए कानून को हाथ में लेना ना पुलिस को इजाज़त कानून देता है, न किसी फ़ौजी को देता है। जब आइन मौजूद है, कानून की बालादस्ती का निज़ाम मौजूद है, तो फिर वो इतना ख़राब हो चुका है कि ये हम नौबत यहाँ तक आ पहुँची है। और ये डेंजरस है। ये इसलिए डेंजरस है कि ये एक मैसेज दे रहा है कॉमन मैन को। स्ट्रीट में जो कॉमन मैन है उसको एक मैसेज मिल रहा है कि जिसके पास ताकत है, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन, नॉट द लॉ। ये ख़तरनाक मैसेज है। इसलिए इसको बिला फॉरगेटिंग अबाउट कि मेरा ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी से है या मुसद्दक साहब का किसी पॉलिटिकल पार्टी से, कोई भी, ये वो निज़ाम है कि जिसको हमने अगर बखेर दिया इस तरह से, अगर हमने इसका एहतराम ना किया वैसा तो फिर हम कहीं बताओ होता क्या सर। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं छोटा सा। अभी मेरे घर के बाहर जो मेरी सिक्योरिटी है वो टोटली लाइसेंस सिक्योरिटी है, उसको डॉल्फिन पुलिस तंग कर रही थी। मुझे IG पंजाब को कंप्लेंट करनी पड़ी। अच्छा, मैं तो IG पंजाब तक मेरी एक्सेस है, मैंने कंप्लेंट कर ली। तो ये डॉल्फिन वाले जो बहुत जगहों पे बदमाशी करते फिरते हैं, तो उसका यानी कि जो ताकतवर आदमी है, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो मेरे पास तो थी एक्सेस, ताकत समझ लें आप अल्लाह के फजल से। मैंने IG पंजाब को कहा, मैंने कहा भाई बात ये कि ये जो आपके मुस्टडे फिर रहे हैं इधर, ये तो बदमाशी करते फिर, लाइसेंस असला जिन लोगों के पास है उनको भी तंग करते फिर रहे हैं, तो यहाँ से अगर गोली चल गई तो जिम्मेदार कौन होगा? तो कहने का मतलब ये है कि सर वो तो फिर ताकतवर आदमी वो करता है जो उसे करना होता है, ख्वाह मैं हूँ, वो आप हैं, वो फौज है या कोई और है, ये तो होता है। लेकिन मुर्तज़ा सोलंकी साहब, इस वाक़े को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि अब पाकिस्तान की अवाम की आंख अशक बार नहीं है जो पुलिस के। जी अवैस साहब, 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास सर। जी आप कुछ कह दें। जी अवैस साहब, मैं यहाँ 1 सेकंड, आपने जो एक बड़ी बुनियादी बात कह दी है, मैं चंद अल्फाज में इसको बताऊंगा कि देखिए, यही वो बुनियाद है जिसमें ये मॉडर्न थ्योरीज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो निकाली गई थी। ठीक, कि एक कॉमन मैन जो है वो कमज़ोर होता है। जी बिल्कुल, उसके पास ताकत नहीं होती, और ताकतवर जो है वो अपने राइट तो उसके पास होते ही हैं, वो कमज़ोर आदमी के राइट जो है सलब कर लेता है। बिल्कुल सही। और उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बनती, और आइन को कहा जाता है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। कि आप आर्टिकल 5 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ले लीजिए कि पाकिस्तान के अवाम ने अपने सारे राइट स्टेट के आगे सरेंडर कर दिए, और इन रिटर्न स्टेट ने गारंटी की है फंडामेंटल राइट्स कि हम प्रोवाइड करेंगे, हम प्रोटेक्ट करेंगे तुम्हारे ये फंडामेंटल राइट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो गया और आइन बन गया। सही जी। अब ये बात यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं कि अगर एग्जेक्टिव ने
अगर हुकूमत ने ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं इसमें कोताही बरती और कॉमन मैन को ये राइट प्रोटेक्ट नहीं किए गए, तो फिर सेम जिम्मेदारी जो है, बिल्कुल सेम जिम्मेदारी जो है आप पाकिस्तान का वो ओथ आइन के अंडर जो जज लेता है या चीफ जस्टिस लेता है उसको पढ़ लीजिए, वो भी यही कहे, उसमें भी यही लिखा हुआ है आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई। बिल्कुल ठीक है सर, तो ये असर बात है कि यहाँ से साहब का पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। मुझे सोलंकी साहब आप देख लें कराची के अंदर जो हो रहा है, जो जिस तरह डाकू सरेआम करते फिर रहे हैं, और आज तो अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस शायद मिली हुई है। तो सर ये जो भावलनगर का वाक़या है, मैं जल्दी आगे जाना चाह रहा हूँ, इस पर आप क्या समझते हैं? कोई पाकिस्तान की आवाम जितनी भी फेंटी पड़ी है ना पुलिस को, अशक बार नहीं है, मैं खुशी हो रहे होंगे कि इनके साथ सही हुई है, चाहे सही हुई या नहीं हुई, रिगार्डलेस ऑफ दैट। जी, मैं अवैस साहब के साथ आज काफ़ी चीज़ों पर इत्तेफाक करता हूँ, इस बात पे भी कि जो उन्होंने फरमाया और आपने भी कहा, और दूसरा ये कि जो इस मसले का जो हल है वो सिर्फ तवीलुल मुद्दती अगर कोई हल है लॉन्ग टर्म, तो वो सिर्फ JIT वगैरह नहीं है। असल में हमारी जो पुलिस है वो नौआबादियाती दौर का एक निज़ाम है और इसमें कोई बुनियादी तब्दीली 75 सालों में नहीं ली गई। दुनिया के जो जमहूरी ममालिक हैं उनमें पुलिस मकामी हुकूमतों के तहत होती है। आप उनकी ट्रेनिंग के लिए ज़रूर कोई वफाकी या सूबाई इदारा ज़रूर बना लें, एकेडमी बना लें जहाँ से वे हों, लेकिन पुलिस जो है वो हमेशा मकामी अफसर्स जो हैं उसमें हायर होते हैं, जो कि मोहल्ले को जानते हैं, लोगों को जानते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊं कि जो मकामी पुलिस होती है वो मुआशरे की आंख और कान होती हैं। ये जितने भी दहशतगर्दी वगैरह के जो मामलात हैं 9/11 के बाद, अमेरिका की कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ FBI और दूसरे सिक्योरिटी इदारों पर नहीं है, पुलिस है, क्योंकि वो हर एक को जानते हैं। अमेरिका में किसी से पूछें किसी गली का पता, किसी रेस्टोरेंट का, तो सबसे पहला आदमी जो आपको बताएगा वो पुलिस वाले हैं, उनको सबका पता होता है। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। फिर यह है कि उन पर चेक एंड बैलेंस के लिए दुनिया भर में सेफ्टी कमीशंस हैं। अब मैं आगे जाते हुए अवैस भाई से कहूँगा कि आप अपनी जमात से कहें कि पुलिस इस्लाहात के हवाले से पंजाब असम्बली में और कौमी असम्बली में और सेनेट में ज़रा बिल पेश करें कि जी ये जो पुलिस का जो फरसुदा निज़ाम है इसको तब्दील किया जाए। वो इतना बदमाश है कि वो बगैर वारंट के भी अंदर रेड कर सकता है, मतलब DPO को भी पता नहीं होता। और मेरा ख्याल से तजवीज़ जो अब आई है वो ये आई है कि DPO को बताए बगैर कोई SHO जो है किसी के घर के अंदर छापा ना मारे। मैं एक ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद मुसद्दिक मलिक साहब भी हमारे साथ होंगे इसी पैनल के साथ, और बड़े अहम इशूज़ हैं। ये हुकूमत जो है, एक तो इजराइल का जो मामला हुआ है जिसमें कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब को एक्चुअली तो रोक दिया ये जो हमास ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स किए थे, वरना लग ही रहा था कि शायद सऊदी अरब इजराइल को एक्सेप्ट ना कर ले। फिर ये था कि अगर सऊदी अरब एक्सेप्ट कर लेगा बादिल नज़र में तो बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ भी कर लेंगी बशमूल पाकिस्तान। ये जो हमास के मिसाइल लॉन्च हुए इजराइल के ऊपर, उसमें गज़ा का नुकसान तो बहुत हुआ, हमारे मुसलमान भाई बहुत शहीद हुए इसके अंदर, अभी भी हो रहे हैं। लेकिन उसमें यह कि सऊदी अरब रुक गया, सऊदी अरब रुका तो बाकी रुके। तो ये भी पूछना है कि पाकिस्तान के सामने कुछ इस तरह की तजवीज़ थी कि इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि इसकी बड़ा चर्चा हो रहा है, या कभी भी नहीं थी, और क्या हम सऊदी अरब के साथ एफिलिएटेड। दूसरा, ये दो तहरीकें जो आ रही हैं, वैस साहब तो बताएंगे ना, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाली जिसमें उन्होंने उनको बना दिया आ गया चकजई साहब को अपना हेड, और नवाज शरीफ साहब वाली तहरीक जो चल रही है वो मुसद्दिक मलिक साहब बताएंगे वो किसके खिलाफ चल रही है। हुकूमत तो उनके अपने भाई की है। एक ब्रेक लूँगा जी। मुसद्दिक मलिक साहब, इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला किया, एक तो पाकिस्तान की स्टेट पोजीशन थोड़ी बताइएगा क्या है, दूसरा ये बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पे इतना चल रहा है मीडिया को, मैं पूछ लूँ आपसे, आप गवर्नमेंट में पहले भी रहे PDM 1 में, अब आप दोबारा हैं, पाकिस्तान के सामने कभी कंसिडरेशन थी कि अगर सऊदी अरब एक्सेप्ट कर लेगा इजराइल को तो पाकिस्तान भी एक्सेप्ट कर लेगा? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अगर मुझे आपकी बात समझ आई है तो पाकिस्तान तो हमेशा से फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाता रहा है, और मेरे ख्याल में ये जो जितनी भी एक्सपेंशन हो रही है, ये जो दायरा इसका एग्रेशन का और हमलों का बढ़ता चला जा रहा है, इसकी बुनियादी वजह जो है वो तो फ़लस्तीनियों का हक़ है।
अगर गज़ा के अंदर जो बर्बरियत हो रही है। नहीं मुसद्दिक साहब, मेरा सवाल ये था कि हमारी कोई ऐसी पॉलिसी है कि अगर सऊदी अरब एक्सेप्ट कर लेगा इजराइल को तो हम भी एक्सेप्ट करेंगे? जी मेरे ख्याल में ऐसी तो कोई चीज़ सामने नहीं आई, कोई ऐसी डिस्कशन भी सामने नहीं आई है। अच्छा। मेरे ख्याल में अभी तो कोई ऐसा सवाल ही सामने नहीं आया है इजराइल को एक्सेप्ट करने का या किसी और मुल्क का इजराइल को एक्सेप्ट करने का। वो तो जब सवाल उठेगा, कोई डिबेट होगी तो इस पे बात होगी। इस तरह की तो कोई चीज़ ना कहने में आई है ना सुनने में आई है। मुसद्दिक साहब, जो कहने और सुनने में आया है एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप तस्दीक तरदीद कर सकते हैं अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, कि नवाज शरीफ साहब जो है वो ईद के बाद कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं जिसमें वो प्रेसिडेंटशिप भी अटेन कर रहे हैं, वापस शहबाज शरीफ साहब से ले रहे हैं PMLN की। वो ये जो 6 जजों का मामला है उसके अंदर वो फ्रीक बनने जा रहे हैं और वो कोई पता नहीं रूल ऑफ लॉ के लिए कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं। आपके नोटिस में आई है ये बात? देखिए, पहली बात तो ये कि नवाज़ शरीफ साहब पहले भी कायद थे पार्टी के, अब भी कायद हैं और ताहयात कायद रहेंगे। इस वजह से पार्टी की सरबराही का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वो तो आप शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछ लें या किसी भी और शख्स से पूछ लें, तो कोई इसके अंदर दो राय ही नहीं है। आज भी जो चाहेंगे नवाज़ शरीफ या नवाज़ शरीफ साहब वही होगा। वो कायद हैं, वो जो डायरेक्शन देते हैं उसी के मुताबिक हम सब चलते हैं। और इस वक्त जो हुकूमत का भी जो अमल है ये उन्हीं का फ़ैसला था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर बने, उन्हीं का फ़ैसला था कि वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने और उन्हीं के फ़ैसलों की मुताबिकत से पार्टी चलती है। मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र है कि अगर वो एक दिन भी चाहें कि हुकूमत हम छोड़ दें तो पूरी पार्टी में से कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि भाई ये क्या बात हुई या हमें गौर कर लेना चाहिए। तो ये बात कि कौन पार्टी का सरबराह है ये तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो अजीब सा सवाल है। और ये जो खबर आ रही है कि वो 6 जजेस के मामले में पार्टी बनने जा रहे हैं, जिस तरह एक दफ़ा पहले भी आपको याद है ना यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत में वो गए थे मेमो में फ्रीक बनकर, ये इल्म में है आपके? जी ये मेरे सुनने में आया है, मेरी ज़ाती तौर पे तो कोई इस पे तफसीली बात नहीं हुई, लेकिन ये बात तो बड़ी क्लियर है कि ये जितना भी 6 जजेस के हवाले से गुफ्तगू चली है इसका इर्तिका तो वो जो हमारे जस्टिस थे जो जिनको कहा गया था कि आप हमारी 1.5-2 साल की मेहनत कारत ना करें और मियाँ नवाज शरीफ को, जी शौकत सिद्दीकी साहब, आप जी शौकत सिद्दीकी साहब का ही जिक्र कर रहा हूँ। शौकत सिद्दीकी साहब, वहाँ से ये सारी बात शुरू हुई। ये जितने भी एतराज़ात उठ रहे हैं इनका महवर जो है वो तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनकी बेटी को एक फ़ॉन्ट डाउनलोड वकील के करने पे 9 साल की सज़ा दे दी गई। तो अगर ये बात खुल रही है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल उनकी हमेशा से ये नहीं, वो 6 जजों के मामले में फ्रीक बनने जा रहे हैं, ये जरा अलार्मिंग सी बात है कि 6 जजों के मामले में फ्रीक बनने जा रहे हैं, ये जरा खतरनाक जी मैं स्पेसिफिक तो क्योंकि मेरी बात नहीं हुई तो मैं आपको स्पेसिफिक्स तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पूछ लेता हूँ अभी वजीर कानून जो हैं उनसे फ़ोन करके आप जरा पूछ लें सर, उनसे पूछ लें। लेकिन ये मटीरियल नहीं है। अच्छा, सुनिए ये मटीरियल नहीं है जी। मटीरियल ये है कि अगर ये बात खुलनी है तो अदालत के अंदर क्यों ना ये बात पूरी तरह से खोली जाए। आधी बात करने से क्या मसला हल होगा? तो बात अगर करनी है तो पूरी बात खुलेगी तो पूरा मसला हल होगा ना। तो अगर बात खुलनी है तो जो अब हो रहा है, जो पहले हुआ है, जो शौकत सिद्दीकी साहब कह रहे हैं वो तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट साहब के सामने आ जानी चाहिए। और बिलखसूस अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो के ज़रिए ये बात सुन रहे हैं तो फिर पूरी बात ही सुनेंगे ना, आधी बात तो नहीं सुनेंगे। वो ये तो नहीं कहेंगे कि जैसे करते हैं मुसद्दिक साहब की बात सुन लेते हैं मगर अवैध साहब की बात रहने दो और सोलंकी साहब की तो बिल्कुल ही रहने दो। ऐसे तो नहीं होगा। अगर कोई इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें ये वाज़े तौर पे हल्फन कुरान को सर पे रख के हाथ रख के अगर लोग कह रहे हैं हमारे साथ ये हुआ, सिद्दीकी साहब की बात करता हूँ, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये हुआ, हम उनको रेस्टोर करते हैं, तो भाई अगर ये हुआ है तो सारी बात सामने आ जाए। फिर अवैध साहब, नवाज शरीफ साहब आपको बदले बदले लग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो जजेस के मामले के ऊपर आगे जाएंगे और फिर अगर मामला खुलेगा तो फिर एक बड़ी अच्छी पोजीशन उसमें तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए कि अगर वो पिछले जजों को भी बहरहाल उसमें चाहे तहरीक इंसाफ का भी हाथ आ रहा हो बीच में, रिगार्डलेस ऑफ दैट, फिर आप मेरिट के लिए तहरीक इंसाफ या आप खड़े होंगे कि हाँ जी ठीक है, साकिब निसार साहब से, खोसा साहब, इन सबसे तफ्तीश होनी चाहिए कि क्यों ज्यादती हुई नवाज शरीफ साहब के साथ। वुड यू एग्री? देखिए
जी आप बजा फरमा रहे हैं। बात यह है कि देखिए, हम तो बार बार, मैं तो शुरू से इस बात का कायल हूँ और ये हर जगह पे प्रोफेस भी करता आता हूँ इस बात को कि हालात इस किस्म के हैं कि हमें तमाम बातों को भूल के एक बात के ऊपर पक्का ज़रूर हो जाना चाहिए कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन होगी तो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंट हैसियत है वो इस्टेब्लिश होगी, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे तीसरा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो स्टेट का, वो जुडिशरी है, जो ओवरऑल ओवरसी करती है तमाम मामलात को और पावर ऑफ रिव्यू भी है उसके पास। लिहाजा उसकी अथॉरिटी को अगर अंडरमाइन किया जाएगा तो उसके बड़े भयानक नताइज भी आएंगे और उसके रेपरकशन जो होंगे ऐसे होंगे कि वो रूल तो आप नवाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे इस मामले में, आप ये कह रहे हैं? कोई भी आएगा, अगर नवाज शरीफ होगा उसको भी सपोर्ट करेंगे और कोई और भी होगा, इमाम मुसद्दक साहब भी आएंगे तो हम उसको भी खड़े होकर सपोर्ट करेंगे। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब मेमो गेट स्कैंडल में फ्रीक बने थे। आपको लगता है आपकी तरफ ये सीरियस मामला है कि वो जो खबर उनके करीबी उससे आ रही है कि वो 6 जजों के मामले में फ्रीक बनने जा रहे हैं, मुसद्दक साहब कह रहे हैं वो पिछले जजों के मामले में फ्रीक बनने जाएंगे, आपको लगता है कि ये इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है इस वक्त इस मौके पे? मेरे ख्याल में शायर ने ठीक कहा था, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। वाह। ये जो जजेस पे और अदलिया पे दबाव की जो बात है, उसकी जो विसल ब्लोइंग है वो तो सबसे पहले शौकत सिद्दीकी साहब ने की थी और उन्होंने नाम भी लिए थे, उन्होंने तो तफसीलात भी बताई थी। यहाँ जो चिट्ठी लिखी गई है 6 जजेस की तरफ से, उन्होंने ख़ुद इकरार किया है कि हम तो कमज़ोर लोग हैं, हम काजी फाइज ईसा और शौकत सिद्दीकी जैसे बहादुर नहीं हैं। तो अगर ये अदलिया पर दबाव की कहानी खुलेगी तो मंतकी एतबार से तो तमाम बातें खुलनी चाहिए, क्योंकि 2007 के बाद अदलिया का जो किरदार है वो कोई बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र नहीं है। मेरी अक्सर बहस मुबासा होता था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से 2007 के बाद कि जी आप क्यों नहीं इनकी खुल के हिमायत करती, तो वो उनका यही कहना होता था कि ये अदलिया की आज़ादी की तहरीक नहीं है, ये कुछ जजेस अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हैं। और फिर आपने देखा कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो गुल खिलाए और जिस तरीके से आइनी तौर पर इंतज़ामिया के उमूर में मुदाखलत की गई वो आपके सामने है। आपको कई केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नज़र आते हैं, जो रिमार्क्स होते हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब जाते हैं तो ये उनका हक है, इससे उनको महरूम नहीं किया जा सकता। लेकिन मुर्तज़ा साहब, आपको लगता है इसकी बड़ी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये 6 जजों के मामले में अगर वो पार्टी बन के जाते हैं? क्योंकि वो जो 6 जजेस फरमा रहे हैं वो तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन होगी फिर, और वो पार्टी क्यों बनने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, समझ नहीं आया अगर जा रहे हैं तो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है, और क्योंकि अब फुल कोर्ट की तरफ मामला जा रहा है, चीफ जस्टिस साहब ने इशारा यही दिया है, 29 को हेयरिंग है, तो अब क्योंकि अब 184(3) के तहत ये कार्रवाई हुई है और उसमें अपील का हक है, तो फुल कोर्ट जो है वो इसकी ट्रायल कोर्ट तो नहीं बन सकती, फिर अपील किससे करेंगे? तो मुझे लगता है कि कोई इसका हल निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। असल जो बात है वो ये है कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, और अगर ये दुरुस्त है तो फिर जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल बात यह है कि मैं तो नवाज शरीफ साहब से मुतबाना गुजारिश करूंगा कि इस मामले को पोलिटिसाइज ना किया जाए। 6 जजों का मामला जुडिशरी देख रही है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो अगर मेरिट पे भी केस है या नहीं है वो क्यों कह रहे हैं जी? अगर कामरान साहब, जी कामरान साहब, आप इसको पॉलिटिसाइजेशन क्यों कह रहे हैं? मैं तो समझता था कि आप चाहते हैं कि जिस जगह पे कोई चीज़ गलत हुई है वो सामने आए, और आपके प्रोग्राम्स में तो हमेशा आप ये चीज़ें सामने लाते हैं। वो जजेस देख रहे हैं ना उस मामले को। नवाज शरीफ साहब या कोई भी साहब या सुओ मोटो में भी अगर पुरानी गुफ्तगू, यानी इस दफ़ा अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको ठीक होना चाहिए, और माजी में अगर कुछ ऐसा गलत हुआ है जिसके ऊपर सज़ा भी हुई, जेलें भी हुई, तो वो पॉलिटिसाइजेशन क्यों है कि उसके ऊपर गुफ्तगू हो जाए? नहीं सर, बात ये है पॉलिटिसाइजेशन इसलिए है कि आप लोगों ने इससे पहले जुडिशरी को बदनाम और पॉलिटिसाइज किया जब आपने इफ्तिखार चौधरी के लिए मूवमेंट चलाई, अच्छी खासी लॉयर्स की मूवमेंट थी, उसके अंदर आपने अपना जो बीच में जो तड़का लगा दिया PMLN ने, उसके बाद वो पूरी मूवमेंट पॉलिटिसाइज हो गई, पीपल्स पार्टी अलग होगी। इसका मतलब इफ्तिखार चौधरी वॉज PMLN जज मुबैना तौर पर। तो ये जुडिशरी का मामला बड़ा सेंसिटिव होता है ना सर। बुनियादी तौर पे ये समझते हैं
आप बुनियादी तौर पे ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा। सिर्फ जो इस वक्त लेटर लिखा गया है उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। नहीं, मैं तो इस वक्त जो लेटर लिखा गया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। समझाइए ना हमें कि एक गलत काम पहले हुआ, मैं समझाता हूं सर, उस पे इसी काम के लिए बैठा हूं इधर, उस पे लोगों ने जेलें काटी, उसके ऊपर एक हाई कोर्ट के जज डिस्क्वालीफाई हो गए, उनकी इज्जत खराब हुई। अगर मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा मुसद्दिक भाई, बात होनी चाहिए। मेरा ख्याल से मैं समझा नहीं पाया। मैं तो बात ही अभी 6 जजेस की कर रहा हूं कि इस मामले में अगर नवाज शरीफ साहब पार्टी बनेंगे तो वो मामला पोलिटिसाइज हो जाएगा। वो जो 6 जजेस का खत है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं उसमें कह रहा हूं आपने पहले भी थोड़ी बन रहे हैं उनके कामरान साहब, वो उनके खिलाफ थोड़ी बन रहे हैं, वो तो उनके हक में कह रहे हैं। मैं कब कह रहा हूं आप उनके सिद्दीकी साहब वाली भी बात सुने, ये वाली बात भी सुने, इसमें क्या पॉलिटिसाइजेशन है? अगर वाहिद चीज इसमें यह है कि मियां नवाज शरीफ का केस नहीं सुनना चाहिए, मियां नवाज शरीफ या जेल में होने चाहिए। भाई नवाज शरीफ साहब को तो बाइज्जत बरी हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अब आप क्या चाह रहे हैं उसमें सर, मुझे समझाएं तो सही। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, मगर आप तो जस्टिस के प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, उस जस्टिस के प्रोसेस। अच्छा जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पता है कि बड़ा झोल था सर। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं शौकत सिद्दीकी साहब की बात ही नहीं कर रहा मुसद्दिक भाई, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब पॉलिटिशियंस जो हैं वो जुडिशल मामलात में एंटर हुए, मैंने मिसाल आपको इफ्तिखार चौधरी की दी, दूसरी मिसाल आप मेमो गेट स्कैंडल की ले लें, तीसरी जो है उसके अंदर आ जाएगी ये वाली अब 6 जजों वाला मामला। भाई वो 6 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस मामले को देख रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके अंदर जाती है, आप हो तहरीक इंसाफ हो, तो वो मामला पॉलिटिसाइज हो जाएगा। क्या चीफ जस्टिस पे एतमाद नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद नहीं है? मैं तो ये सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आगे मेरा सवाल सुन लें। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। तो अभी जो गुफ्तगू आपके शाम के प्रोग्राम्स में होती है कि इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से ये ख़त लिखा गया है, तो बस उसको वहीं तक लिमिट रहना चाहिए ना, नवाज शरीफ तक तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान के केसेस के ऊपर गुफ्तगू हो वो तो पोलिटिसाइजेशन नहीं है, वो तो हक सच बात है। मगर अगर नवाज शरीफ या मरियम साहिबा के केसेस पे बात होती है जिसमें कुछ और भी जजेस और कुछ और भी लोग मुलव्वस हैं, तो वो तो पोलिटिसाइजेशन हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं। और वैसा अब दोनों चीज़ों में फ़र्क है जो मुसद्दिक साहब कह रहे हैं, शायद आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि जो इमरान खान बात करते हैं और जो यहाँ बात हो रही है, थोड़ा बताइएगा मुख्तसरन। नहीं देखिए, ये इशू ऐसा है कि इसको पॉलिटिकल इशू के रंग में या उस जाविये से देखना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये प्योरली एक ऐसा इशू है। मैं भी यही कह रहा हूँ। आपने एक स्टेट का निज़ाम जो है ना, एक निज़ाम जो स्टेट को रेगुलेट करता है, उसके अफेयर्स को, कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके साथ रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, वो इम्पेयर होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। देखिए ना, उसके बाद अब नया अगला वाक़या भी जैसे ये भावल नगर का वाक़या हो गया, तो इतना नेकेडली रूल ऑफ लॉ इज़ बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय रूल ऑफ अथॉरिटी, कि जिसके हाथ में ताकत है वो जो मर्जी कर जाए, कोई दूसरा पूछने वाला नहीं है। पुलिस के हाथ में डंडा है तो वो आम कॉमन मैन को मार दे, वो उससे बड़ा ताकतवर आ गया तो उसने पुलिस को मार दिया। ये तो निज़ाम ख़त्म हो गया बिल्कुल, ये तो जंगल लॉ आ गया। हमने इसको बदलना है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर वी हैव टू कम गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली। तो इसका मतलब आप तो फिर नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं रूल ऑफ लॉ के लिए लिख लूंगा, तहरीक चलाऊंगा, तो आप तो वैसा फिर तहरीक इंसाफ शामिल हो जाए उनके। बिल्कुल, ये बिल्कुल देखिए, जहाँ पे जो बात सच कोई भी आदमी कर रहा है, वो नवाज शरीफ साहब हों, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो एक असूली बात है तो उसको पर स्टैंड लेना चाहिए, मिलकर लेना चाहिए। तो मेरे भाई मुसद्दिक साहब, आपकी हुकूमत है, चले जुडिशरी का मामला जुडिशरी देखेगी। अभी आपने मरियम नवाज साहिबा का बताया कि उनके साथ बड़ी ज्यादती, और हमने उसको रिपोर्ट भी किया जिस वक्त हुई थी। अब बुशरा बीबी भी कह रही है कि आपकी गवर्नमेंट के अंडर बड़ी ज्यादती हो रही है उनसे। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, उसमें उन्होंने कहा है कि खाने में जहर दिया गया, उन्हें जिस्मानी ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मर्द वहाँ रखे जा रहे हैं, उनके खाने से गले और मुंह में शदीद जलन हो रही है, खाने में उनको लग रहा है कि किसी किस्म का तेज़ाब मिलाया जा रहा है, ज़्यादातर मर्द एहलकार वहाँ तैनात किए जा रहे हैं, सिर्फ एक खातून एहलकार तैनात की गई हैं, ज़हनी अजियत मिल रही है मर्द एहलकारों की अक्सरियत से बुशरा बीबी को। बुशरा बीबी के कमरे में ऑडियो बग्स खुफिया कैमरे नस्ब किए गए, उनकी प्राइवेसी के खिलाफ हैं। तो ये सब कुछ तो फिर आपका हो रहा है, आपके दौर में हो रहा है, आप गवर्नमेंट है, तो फिर आप इसको किस तरह देखते हैं? झूठ समझते हैं इस बात को, या आप शामिल हैं सारे काम में? जी, बड़ी आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया और बड़ा अच्छा नुक्ता आपने उठाया है। इसका एक गलत जवाब है, वो मैं पहले पेश कर देता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ज़रा गलत जवाब का ज़्यादा मज़ा आता है। फिर सही जवाब मैं आपको आखिर में दे दूँगा। वाह।
देखिए, गलत जवाब इसका ये है कि बेगम साहिबा जो हैं वो बनी गाला में अपने 300 कनाल के घर में हैं और आप कह रही हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन जिन लोगों को मौत की काल कोठरी में रखा गया, जिन ख़वातीन के बाथरूमों के अंदर कैमरे लगाए गए, बाथरूमों में, बेडरूम्स में नहीं, वो तो फिर एक मामला और तरफ चला जाता है ना। या गाड़ियों में हेरोइन रख के उनको मौत की सज़ा जिसकी है उस पर कैद किया गया, या लोगों को 27 साल कैद इलेक्शन से, वो छोड़ दें। ये गलत जवाब है। लेकिन क्योंकि आपने कहा तो मैंने सिर्फ मुआजना ये करना था कि आपके मुताबिक एक ज़्यादती 300 कनाल के घर में, अपने घर में हो रही है और एक जेल में हो रही थी बाथरूम्स के अंदर कैमरे लगा के या कमोड साफ़ करवा के ख़वातीन से। चलें छोड़ दें, ये गलत जवाब था। मैं खुद आपको कह रहा हूँ गलत जवाब। और लेकिन आपने देना उसको मुनासिब समझा, कुछ ऐसा हो गलत जवाब को और पहले देना मुनासिब समझा। वेरी गुड भाई। ये खुद ही ये गलत जवाब कह रहे हैं, मगर था जवाब सही था। सुनिए कामरान साहब, कामरान भाई, जी भाई, जवाब गलत था मगर जवाब था सही। इसमें से एक भी बात मैंने मुसद्दिक भाई आपने मुझे घुमा दिया। जवाब गलत था लेकिन था सही। मुझे लगता है पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री का बहुत प्रेशर आ गया है। इजराइल वाले मामले से भी ज्यादा प्रेशर आप पे आ गया है। वो आपको पता है आपको पता है ये तवाज़ुन तो मेरा कभी भी दुरुस्त नहीं रहा और आपके पास आता हूं तो और भी खो देता हूं थोड़ा सा। नहीं, फील फ्री सर, हम भी। लेकिन दूसरी जो अहम बात है, अब मैं आपको सही जवाब भी तो ले लें ना। सही जवाब भी ले लें। सही जवाब ये कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो उसका सदेबाब होना भी चाहिए और हम करेंगे भी। देखिए, इल्ज़ाम अगर सिर्फ नहीं लगाया जा रहा और वाकई कोई जहर मिलाया जा रहा है तो हम बिल्कुल उसका सदेबाब करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, उसका पता भी चलाएंगे। लेकिन आप ये देख लीजिए कि इमरान खान साहब का 60 लाख रुपए का ख़र्चा है सिर्फ खाने का 6 महीने में, तो उसमें जहर तो नहीं दिया जा रहा। देसी मुर्गी के अंदर अगर जहर नहीं है तो जहर तो नहीं दिया जा रहा। 60 लाख रुपए का तो सिर्फ खाने का खर्चा है। उनके जो दीवार तोड़ के कमरा बड़ा करके एक जिम्नेजियम बनाया गया है जो उनका हक है एज प्राइम मिनिस्टर। इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं। सुन लीजिए, कोई मैं एतराज़ नहीं कर रहा। मैंने नहीं कहा उनका कूलर हटा दो, पंखा हटा दो, फ्रिज हटा दो, मूँछों से पकड़ के ये कर दो, कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलिए प्राइम मिनिस्टर रहे, उनका हक है। उन्होंने जिम्नेजियम बनवाना था, जेल वालों ने बनवा दिया। उन्होंने देसी मुर्गा खाना था, विलायती नहीं खाना था, देसी आ गया। 60 लाख खर्चा आ गया। हम एज टैक्स पेयर्स उसको ज़रूर कहेंगे कि ज़रूर आप हमसे पैसे लें और उनको 60 लाख रुपए का देसी मुर्गा खिला दें, कोई हर्ज नहीं। बेगम साहिबा अपने घर में 300 कनाल के, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे और उनके ऊपर अगर गलत मुकदमे हैं तो ख़त्म हो और सही भी हैं तो वो पॉइंट आ गया सर, वक्त की किले था ब्रेक से पहले करें। मगर अपने 300 कनाल आपने 2 जवाब दे दिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई ज्यादती हो रही तो उसका सदेबाब होना चाहिए और हम करेंगे। आपको इनका गलत वाला हुकूमत में मुर्जा साहब, आपको इनका गलत वाला जवाब सही लगा या सही वाला जवाब सही लगा? नहीं जी, मैं मसले की हल की तरफ जाता हूँ। हाँ जी, देखें, जो उनके सेहत से मुतालिक एक एग्जामिनेशन तो हो चुका है पिम्स का, उन्होंने तो कह दिया कि नहीं है, कोई जहर वगैरह नहीं है। लेकिन खान साहब का जो ससुराली साबिक मुल्क है, वहाँ से आप माहिरीन बुला लें और करा लें उनकी जो चेकअप, ख़र्चा वो ख़ुद दें, जो टैक्स पेयर है वो ना दें। और जो वहाँ पर जो इनको शिकायत है बनी गाला में कि वहाँ पर कोई कैमरे और डिवाइसेस लगे हुए हैं, तो पंजाब और इनका अपना सूबा खैबर पख्तूनख्वा, उनकी एक जॉइंट टीम भेज लें और वो जाकर चेक कर ले कि ये जो इल्ज़ाम है उसमें कोई हकीकत है या नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मुर्जा भाई आप हैं बड़े तेज, आग आपकी भी लगाई हुई है। निगरान सेटअप में आप ही थे लेकिन आप निकल गए बीच में से और बड़े सुरखरू होकर निकले, लिहाजा आपकी जान छोड़ देते हैं। अवैध साहब ये मुझे समझाएं सर कि ये ही इल्ज़ाम जो आज बुशरा साहिबा लगा रही हैं, यही इल्ज़ाम इससे डिफरेंट नोयत के, लेकिन यही मरीम नवाज साहिबा भी थी कि उनकी प्राइवेसी नहीं है, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। इवन कराची के अंदर आप जानते ही हैं, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे लोग। तो सर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? और आप बिलीव करते हैं कि जब शौकत खानम के पर्सनल डॉक्टर ने कह दिया कि उनको जहर नहीं दिया गया, फिर भी जहर दिया? देखिए ना, सवाल ये है कि मुसद्दक साहब जो है ना अहले ज़ुबान हैं, खूबसूरत ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और बढ़ा भी देते हैं कोई ज़ेब दास्तां के लिए। बहुत सारी बातें आप देखिए, वहाँ पे 300 कनाल के घर में कोई बाई चॉइस तो वो रह नहीं रही हैं। उन्होंने तो लिख के भी भेजा कि मुझे जेल में आप कमरा दें, मैं वहीं रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ।
बार 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 हाँ रिपीटेडली ये एप्लीकेशन उनकी तरफ से आ चुकी है वहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई ऐसा खदशा जो है उन्होंने जाहिर किया है तो वो जैसे कहा जा रहा है उसके लिए तरीक़ेकार है कि सर ज़्यादा अहम सवाल आपसे पूछ लूँ वैसा साहब, ज़्यादा अहम सवाल, ये इतनी बाज़गश जो हो रही है डील की जिसकी एस्टैब्लिशमेंट ने भरपूर तरदीद की है, लेकिन आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुतवातिर आ रही है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वैसे ही मोरल हाई करने के लिए तहरीक इंसाफ का, या कोई आप लोगों के पास कोई डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है? नहीं, कोई नहीं है मेरे ख्याल में, कोई किसी किस्म की कोई डील वाली बात फिलहाल तो नहीं है। मैं ऐसे ही लोग जो है वो एक वैक्यूम जब काफी देर को बात ना हुई हो, फिलहाल वाली बात, वो फिलहाल मुसद्दिक मलिक साहब का एक सांस ऊपर आ रहा था, एक नीचे जा रहा था। अगर आप कहते हैं ना डील होने जा रही है, मुसद्दिक साहब का उसी वक्त सांस उखड़ जाना था। उन्होंने कहा भाई फिलहाल भी क्लियर करो, मैं बता फिलहाल के साथ भी रात को सो नहीं सकता। सुनिए जरा, सुनिए तो सही, सुनिए डॉक्टर साहब, मुसद्दिक साहब, मैं फिलहाल का इसलिए कह रहा हूँ कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है मैं वलीउल्लाह नहीं हूँ कि मैं उसका अभी आपको तस्दीक कर दूं। जी ठीक नहीं, लेकिन वैसे अवैध साहब इमरान खान किस बात पे डील करने पे आमादा होंगे? एस्टैब्लिशमेंट का तो मुझे पता है वो नहीं कर रही है अभी, वो किस बात पे आमादा हो सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट बात कर ले? देखिए डील जो है मेरे ख्याल में इमरान जो है किसी ऐसी डील में आवादा शायद नहीं होंगे, क्योंकि ये खासा जो है अभी तक हिस्टोरिकली पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ का ज़रूर रहा है। 10 साल की डील कर ली, चले गए बाहर जाके आराम से बाल उगाए और आराम किया, खाए पिए और उसके बाद वापस आ गए और दोबारा सियासत में आ गए। वो सिलसिले अलग हैं। सवाल ये है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है, एक मैं तो ये सारी पॉलिटिक्स है। एक ठीक है, उन्होंने ही हैज़ टेकन अ पॉलिटिकल स्टांस, उसमें वो कहाँ तक वहाँ पे जाते हैं, कहाँ से उसको डेविएट होना या नहीं होना। लेकिन मैं तो बार बार इस बात पे कहूँगा, अगर सारे मिलके इस बात को कर लें कि अपनी अपनी पॉलिटिक्स सब खेले, हर एक को हक हासिल है, लेकिन खुदा के लिए आइन को और रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को इम्पेयर ना होने दें। इसके नुकसानात आपके सामने आने शुरू हो गए हैं। ठीक है सर, ये और बढ़ जाएंगे। पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया, बहुत खतरनाक बढ़ेंगे और इसका बड़े नुकसानात हैं मुसद्दिक भाई। और ये अभी देखिए ना, मुसद्दिक साहब की तो मुझे अगले दिन एक दफ़ा मैं सुन रहा था तो बात याद आ रही थी, जब नवाज शरीफ साहब ने अभी उनकी रिहाई होनी थी और वो उनको मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जाना था, तो ये टीवी के ऊपर आके इनकी बड़ी मुस्तनद एक स्टेटमेंट थी कि इनके पेसलेट्स जो है ना वो इतने गिर गए हैं, अब इतने गिर गए हैं, अब वो 6000 रह गए। आप कह रहे हैं इमरान खान के प्लेटलेट्स नहीं गिर रहे फिलहाल? ठीक, नहीं अल्लाह ना करे। मैं जरा कामरान साहब आपकी इजाजत से याद दहानी करवाना चाहूँगा जी। ये मैं अहमद अवैस साहब की याद दहानी बड़े एहतराम से करवाना चाहूँगा कि ये मेरी स्टेटमेंट नहीं, इमरान खान की थी। उन्होंने काबीना में हल्फन ये कहा था कि मैं आपको गारंटी करता हूँ, और ये उन्होंने अपने भेज के जो शौकत खानम के CEO जो बाद में सेहत के वज़ीर भी थे, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, उनको भेजने के बाद दिल पे हाथ रख के कहा था कि इनको जाने दें, इनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। मैं तो बाज़गश्त वही कर रहा था जो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे थे, आप नाराज़ हो रहे हैं, साथ उन्हें लीडर मानते हैं, जो अगर हम आपको वो वीडियो भेज दूंगा, नाराज़ हो जाते हैं। मुसद्दिक साहब आपके लिए आज बताऊं, नहीं मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा आपसे। यास्मीन राशिद ने कहा था, यास्मीन साहब, मैं कह रहा हूं मुसद्दिक भाई आपके लिए आज सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि अभी इमरान खान बाहर मैंने तो कहा, मैंने तो इनकार नहीं। अरे भाई अहमद अवैस साहब, मैंने तो एक सेकंड को नहीं कहा कि मैंने नहीं कहा था। मुसद्दिक साहब आप इतने तो मैं वीडियो आप इतने नाशुक्र क्यों हैं सर? आप इतने नाशुक्र क्यों हैं? तो शुक्र अदा करें, अभी वो बाहर नहीं आ रहा था जो इमरान खान आपकी हुकूमत के लिए कह रही थी, वजीर आजम कह रहे थे। दफा कर दे उस बात को यार, पुरानी बात हो गई वो। मुसद्दिक भाई मेरी बात तो सुन ले यार। एक तो यार मैं ये कह रहा हूँ आज आपके लिए असल चांद रात आज है कि फिलहाल इमरान खान बाहर नहीं आ रहा, आप सुकून से भी अपना हुकूमत चलाएं। मैं सबसे पहले मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आपको हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर 48 घंटे का मैं नोटिस दूंगा ताकि आप अपना इंतजाम कर लें। फिलहाल वो नहीं आ रहे, इस्टेब्लिशमेंट ने भी तरदीद की है, नहीं आ रहे, और मैंने ही वो तरदीद की है ज़राए से इतला लेके। एक ब्रेक लूंगा। पाकिस्तान की सियासी जमातें गवर्नमेंट में अपोजिशन में हो, जब वो ये अहद कर लेंगी कि उन्होंने इदारों को बीच में नहीं घसीटा सियासत के, वो इदारे अदालत के हों, दूसरी फोर्सेस के हों, पुलिस के हों, तो ये मुल्क बहुत आगे चला जाएगा। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।